हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलो, तो 11 सितंबर का भी पेपर अंत की ओर बढ़ चला है, अंत तक आ गया है और आज इसको खत्म करते हैं और 11 सितंबर का जो पेपर है वो डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 सितंबर 2019 75 से 100 क्वेश्चंस आज के डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, इसके पहले जितने भी पेपर्स मैंने कराए हैं, जितने भी 25 क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप वहां पे एसएससी सीजीएल 2020 मेंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे भी होम वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो सबसे टॉप पर जो प्लेलिस्ट है वो आपकी एसएससी सीजीएल 2000 मेंस की ही प्लेलिस्ट है। आप वहां से भी पुराने वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2016 तक, 2015 तक, 2014 तक, जहां तक मन करेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे अभी डिमांड कर रहे हैं चैप्टर वाइज पेपर्स को कराने के, तो इन्हीं में से जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं उसी से ही मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकालूंगा और फिर आप अटेम्प्ट करना और मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ करने को है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेगुलर जो भी आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलरली चल रही हैं, उनको आप देखते रहिए। 25 क्वेश्चंस का एटलीस्ट ये सेट तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी है आपके सामने ही है, मैं क्वेश्चंस आपके सामने ही फर्स्ट टाइम रीड करता हूं और उन्हें अटेम्प्ट करता हूं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरह का है। डीआई का बोल रहा है कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 40% समान रूप से कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या का 40% समान रूप से कार्यालय बी और ई में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर आएगा। अब देखो, यहां पर सबसे पहले तो अगर विजिबिलिटी का इश्यू है तो विजिबिलिटी का इश्यू खत्म कर देते हैं। ये 126 है, कितना ए में। ठीक है, ई में कितना है 72 है और डी में कितना है 90 है, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों को, तो थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूं। सी में कितना है 54 है और बी में कितना है 18 है। ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है। चलो, तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से। बोल रहे ए का 40% समान रूप से 40% जो ए के एम्प्लॉइज हैं, तो ए में है कितने 126 का 40% कितना आएगा, 126 का 40% मतलब 2/5, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। और क्या बोल रहा है, कहां पर शिफ्ट कर देना है, इक्वली टू बी एंड ई, तो बी में शिफ्ट करना है और ई में शिफ्ट करना है। अब देखो, इसका 20% आप निकाल लो, 40% दो जगह पे शिफ्ट करना है तो कितना कितना होगा 20%, तो इसका 20% यानी कि 1/5 निकाल लेते हैं। तो 1/5 करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 126 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगेगा 1, तो 252। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 25.2, ये क्या हो गया 20% के बराबर। तो 25.2 कहां पर जाएगा, बी में, 25.2 कहां पर जाएगा, ई में। अब देखो बात क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है स्थानांतरित किया जाता है तो बी और सी में अंतर बताना है। बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में अंतर, सी में तो कोई चेंजेस किए नहीं गए, तो सी में कितना था, आपने कहा सर सी में तो 54 डिग्री है। हाँ भाई, डिग्री में ही चल रहे हैं हम लोग। और बी में कितना हो जाएगा, आपने कहा 18 था और 25.2 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 3 43.2, तो 43.2 हो जाएगा। तो अब अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर कितने का हो, आप बोलोगे अगर 10 इसमें जोड़ते तो 53.2, तो 0.8 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10.8 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जानना चाहता है 10.8। बहुत ही आसान नंबर मिल गया। कैसे करोगे, देखो, अगर 360 यानी कंप्लीट डिग्री की पूछता तो आपको टोटल नंबर पता है कितना है, 2400 लोग हैं, तो 360 की वैल्यू 2400। अगर मैं 108 की पूछूं, 108 का वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। 108 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने कहा 36 का गुणा अगर 3 बार किया जाए, 36 का गुणा अगर 3 बार किया जाए तो 36 तिया 108 होता है, लेकिन एक जीरो है हटाना पड़ेगा, तो 3/10 से गुणा करें, तो एक 36 से 36 की वैल्यू आ गई, 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 तिया 72, 720। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 108 की। आपको 108 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए 10.8 की। 10.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 के बराबर
बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन देखो बढ़िया सा था, समझ में आया? कल हम लोगों ने 74 क्वेश्चन किए थे, तो आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 76 क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है? पुरुष हैं, ठीक है, और बाकी महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? बेसिक क्वेश्चन हो गया, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने क्या कहा? 100 मानेंगे तो 55 क्या है? मेल है, और 45 क्या है? फीमेल है। तो ये आपने कहा मेल और फीमेल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो निरक्षर का यूज है कि साक्षर का? साक्षर का यूज है, तो साक्षर लिखो सीधे से। तो साक्षर कितने? आपने कहा लिटरेट या साक्षर इस साइड हम लोग लिख रहे हैं, तो साक्षर कितने? आपने कहा 60%। 60% मतलब 3/5, 1/5 करोगे तो 11, 3/5 करोगे तो 33। तो निरक्षर भी लिख सकते हो, तुरंत ही आ जाएगा। इसी तरह से महिलाओं में क्या है? 40% साक्षर है। 40% मतलब 2/5, तो 1/5 करोगे 9, 9 दूनी 18, तो 9 त्रिक 27। ये क्या हो जाएंगी? ये आपकी निरक्षर आ जाएंगी। तो निरक्षर आ गई। क्या पूछ रहा है? निरक्षर महिलाओं की तुलना में, 27 की तुलना में आपको बताना है साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है। आपने कहा 3 और 3 6 ज्यादा है 27 के कंपेयर में। परसेंटेज में निकाल लोगे ये 100 आ जाएगा। 3 से काटोगे ऊपर बचेगा 2, 3 से काटोगे 9, 1/9 कितना होता है? 100/9 होता है 11 एंड 1/9। 2 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9। तो 22 सही 2/9 यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गोले का है, तो गोले का, इसी गोले का क्वेश्चन है ना? इसी गोले का क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने कहा इस गोले का क्या क्वेश्चन है? 4 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या बढ़ जाती, तो इनिशियली अगर रेडियस कितनी है? r है, तो अब 4 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो इस तरह से नया गोला बन जाएगा। तो बोल रहा है इसका सतह का क्षेत्रफल 464 पाई बढ़ जाता है। देखो इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई r स्क्वायर था। नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? रेडियस बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा आएगा? देखो एक a स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और बचा हुआ पार्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो आपने कहा b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी कि 8r के बराबर। तो ये वैल्यू क्या है? इतनी वैल्यू आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा आई, है ना? इतना वैल्यू बढ़ गया। तो इतना वैल्यू अगर बढ़ गया तो यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना? 464 पाई के बराबर। पाई से पाई काट दो, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 और कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 16 चौको 64, ठीक है। 116 आ गया। तो 116 जो है वो 8r के बराबर है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 प्लस 8r की वैल्यू कितनी आ गई? 16 प्लस 8r की वैल्यू आ गई 116 के बराबर। तो r की वैल्यू निकाल सकते हो, 16 घटा दोगे 100/8, तो 100/8, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? 25/2। 25/2 आपकी क्या आ गई? इनिशियल रेडियस। दशमलव में लिखना चाहे तो 25/2 है ना, तो 12.5 के बराबर। तो ये आपकी रेडियस आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा मूल गोले का आयतन बताइए। मूल गोले का आयतन कितना आएगा? 4/3 पाई r क्यूब। r कितना आया? 25/2। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625, और बटे में 2 का क्यूब कितना होता है? 8 के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दोगे 8 को, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करोगे 8 को 2 आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे 3 में कितना हो जाएगा? 6। तो 15,625 बटे में 6, ये यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी कौन से? रिकरिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स पे बेस्ड है। डेसिमल और डेसिमल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। 2-3 तरीके अगर आपको पता हो तो जल्दी से आंसर आ जाता है। पहला तरीका क्या है? दशमलव से पहले जो लिखा हुआ है वो इंटीजर वैल्यू है, आप उसको अलग से लिख सकते हो। तो 22 और 11 जोड़ दो और 33 घटा दो, तो बेसिक हो गया। तो 22 और 11 और 33 घटा दिया तो ये तो कट ही गया, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया गया है? 0.4444 एंड सो ऑन। और क्या दिया गया? अच्छा देखो, इसमें आप चाहो तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी बात बन जाएगी। 0.5 प्लस में है, यहां पे 0.5 माइनस में, उसके ऊपर बार तो है नहीं, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप चाहो तो इससे इसको भी कट कर सकते हो, इससे इसको भी कट कर सकते हो। तो आपका क्या आएगा? 0.06767 और इस तरह से एंड सो ऑन। और वहां पर क्या आएगा? ये दोनों कैसे हैं? प्लस में, और ये माइनस में है 0.09999। ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
तो यहां से अब देखो एक चीज तो ये हो गई, ये तो आपने बेसिक जो भी कॉमन चीजें कट कर सकते थे कट कर दिया। इसके आगे एक और चीज इसमें ये कर सकते हो कि जितने नंबर्स पे बार है उनका एलसीएम ही आंसर होता है। तो यहां पर कितने पे बार है, 1 पर, यहां पर कितने पे बार है, 2 पर, यहां पर कितने पे बार है, 1 पर, तो आंसर 2 होना चाहिए। 2 पे बार कहां कहां पर है, आपने कहा या तो यहां पर है या फिर यहां पर है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बी या सी में से एक आंसर है। अब यहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, देखो 0.67 है और यहां पर कितना है 0.99 है, तो 0.099 है, 0.067 है। अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा वैल्यू कम होगी, मतलब 67 है 99 पे जाना है तो कितना 32 के अप्रॉक्स कम करेगा, 32 माइनस में आएगा और माइनस में 32 है, 44 में से घटाओगे तो माइनस में 12 के आसपास बचना चाहिए। आपने कहा सर 12 तो 400 तो रहेगा ही, ये वाला 4 तो रहने ही वाला है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसपे 2 पे बार है। तो आपने कहा ये भी रॉन्ग हो गया, सी पार्ट इज द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाकी अगर आप पूरा करना चाहते हो तो मेथड्स आपको पता है, तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक बताऊंगा, उससे देख लेना पूरा, उसमें डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको फैक्टर्स बताने हैं वेयर के इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो 8 स्क्वायर यानी कि 64 की पावर के लिख सकते हो, और 5 स्क्वायर यानी 25 की पावर के, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, के ऑड नंबर है तो छोटा सा ऑड नंबर लिख लें 1 आपने कहा 1 ही लिख दिया सर, बिल्कुल 1 लिखेंगे भाई, के बोला है, के ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है। क्वेश्चन की इक्वेशन लाइन सेटिस्फाई कर रही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आप बताओ इसका वन ऑफ द फैक्टर्स कौन सा होगा, 64 और 25 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 89। 89 मस्ट बी ए फैक्टर, तो ये इसका एक फैक्टर होकर के रहेगा, ये इसका एक गुणज होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक सिलेंडर का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कौन सा होता है, जो बाहर साइड ये वाला है ना, ये वाला, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना है, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू दी गई 352, आपको ऊंचाई दी गई कितनी 7 के बराबर, ऊंचाई दे दी गई है 7 के बराबर, तो रेडियस निकल आएगी यहां से। देखो 2 पाई आर की वैल्यू निकालो, रेडियस की नहीं, 2 पाई आर 7 से काट दोगे, 7 पना 35, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है 7 पना 35 पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है बेटे, तो फिर ऐसे केस में इसका आंसर कितना आएगा, कुछ कुछ आएगा, समथिंग समथिंग, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दिया गया है, हाइट दी गई है 7, तो रेडियस यहां पर 2 पाई आर की वैल्यू पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो बटे में आएगा 7, तो आर की वैल्यू निकालोगे, पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7, तो ये हो जाएगा 44/7, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो 44/7 और 7 से 7 कट जाएगा, 44 से कट जाएगा ना, तो डायरेक्टली आएगी। अच्छा मुझे लगा था कि 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपका हो गया 44 है, 11 से काट दोगे ये आएगा 4, 11 से काटोगे 32, 4 से काट दोगे 8, तो रेडियस जो है वो 8 वैल्यू आई है, 7 का मल्टीपल नहीं है, इट्स ओके। हाइट की वजह से वो फैक्टर कट जाएगा। तो आयतन आपसे पूछ रहा है, तो आयतन कैसे निकालोगे, आयतन आप निकाल दोगे, कितना होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7, रेडियस कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, और हाइट कितनी है 7, तो ये 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा 64 में करना है। 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। अब देखो 64 है तो ऑड नंबर थोड़ी आंसर आ जाएगा, इवन आंसर होना चाहिए, तो आपने कहा ऑड नंबर्स तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब इसमें आप देख लो 8 4 12 में से 11 कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 11 के मल्टीपल्स तो दोनों है, तो फिर क्या चेक कर सकते हो, फिर चेक करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 64 का दुगना 128, 128 में 11 से गुणा करोगे आएगा 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल लगेगा 1, 2 1 3 और 1 4 और 1, तो 1408, बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। तो कर सकते थे सॉल्व पूरा पूरा, 11 का मल्टीपल से भी बात इसमें जल्दी से नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,000 रुपए के साथ ए ने व्यवसाय की शुरुआत करी है और बी और सी को क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद स्वीकार कर लिया स्वीकार किया 54,000 के साथ इसने 54 के लिख देते हैं, ठीक है। बी और सी कितने कितने महीने के बाद आए, आपने कहा ए अगर व्यवसाय शुरू कर रहा है तो 12 महीने मान लेते हैं, पूरा टाइम रहेगा, ये 4 महीने के बाद आए तो 8 महीने के लिए, 6 महीने के बाद आए तो 6 महीने के लिए रहेंगे, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा है, 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया।
बी और सी द्वारा निवेश की गई राशियों में अंतर आपको बताना है। अब देखो 2 से काट दोगे यहां पे आएगा 6, 2 से काट दोगे यहां पे आएगा 4, 2 से काट दोगे यहां पे आएगा 3। तो ये समय का तो अनुपात हो गया 6, 4, 3। इसमें जब आप इससे गुणा करते हो तो ये आपका प्रॉफिट्स का रेशियो मिलता है ना। तो यहां पर आपने कहा कि अगर इसको एक प्रॉफिट मिल रहा है 54,000 लगाने के बाद, तो 54 गुणे 6 की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 की वैल्यू आएगी 54 गुणे 6 तो होगा ही, 4 से गुणा कर दोगे। इसी तरह से 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 54 गुणे 6 तो होगा ही, 5 से गुणा कर दोगे। अब ये क्या है? टाइम और कैपिटल का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आपको पता है टाइम कितना है? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 54 गुणे 6 के बराबर। इसी तरह से यहां पर 3 है, 3 से डिवाइड कर दोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? 5 गुणे 54 गुणे 2 के बराबर। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ गया? बी का इन्वेस्टमेंट है 54 गुणे 6 और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 54 गुणे 10 के बराबर, है ना। तो ये 54 गुणे 10 के बराबर आ गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं? जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके रेशियो में होता है? जो भी प्रॉफिट होता है वो टाइम और कैपिटल के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में रहता है, टाइम और कैपिटल के मल्टीप्लीकेशन पे। तो आपने कहा प्रॉफिट्स का रेशियो 145 था, टाइम का रेशियो इतना था। यहां से या तो हम चाहें तो इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्टली आप चाहो तो वैल्यू लिख लो तो भी आसान आ जाएगा। यहां से अंतर आपने निकाल लिया, या तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख लो, वो शायद और आसान आपको लगेगा। कैसे करोगे? आपने कहा 6 में 1 टाइम है 6 और फाइनल प्रॉफिट 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/6 से। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर 1 से। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, 3 में कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए? 5/3 से। तो ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10। तो ये आपका वैल्यू आ गया। एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था कितना है? 54K के बराबर, 54,000। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 54 × 4 के बराबर। तो 54 का गुणा 2 से करोगे तो 108, 108 का 2 से गुणा करोगे तो 216। तो 216,000 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किस अनुपात में 60 रुपए वाली चीनी को 42 रुपए वाली चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए कि 56 पे बेचने पर 12 का लाभ हो? तो 12 का लाभ मतलब 100 की चीज को 112, तो आधा कर दोगे तो 56, आधा कर दोगे तो 50, यानी कि 56 पे बेच रहे हो तो 50 की आपको पड़ी होगी, तो 50 की पड़ा लो। ठीक है, तो ये अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। 8 और 10 का रेशियो होना चाहिए, है ना। 8 और 10 होगा, देखो तो 8 और 10 क्या क्वेश्चन पूछा है एक बार फिर से देख लो। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली के साथ मिलाया जाना है ना। तो आपको बताना है किस हिसाब से बेच करके 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को किस हिसाब से बेच करके, इन व्हाट रेशियो शुगर कंटेनिंग 60 और इसको है। तो इतना ही आना चाहिए भाई। देखो इसका आधा करोगे तो 112 है, 100 से 112 तो 56, तो ये 50, तो अंतर कितने का आ जाएगा? 8 और 10 का तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? आधा कर दोगे, 4 और 5 का ऑप्शन। देखो 8 और 10 नहीं दिख रहा था, 8 और 9 दिख रहा था, तो 4 और 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी आंसर ऑप्शन दिखता ही नहीं है, साइड से क्या हो जाता है ना, कैमरा और ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा साइन करती है। आपको अच्छी सी दिखती है, मुझे थोड़ा सा साइनिंग दिखती है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4 और 3 दिया गया है। उनकी संबंधित आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6 और 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 हो जाएगा, कितने? 3 वर्ष बाद 6 और 5 है, तो 6 और 5 हो जाएगा। तो बताना है ए और बी के संबंधित आयु का अनुपात अब से 9 वर्ष बाद क्या होगा? अब से 9 वर्ष बाद, ये कब दिया गया? अब से 3 वर्ष बाद। तो आप क्या बोलोगे कि कितने भी वर्ष बाद देखो संबंधित आयु में अंतर तो सेम रहना चाहिए, भाई भाई है तो अंतर तो सेम रहता है। तो आपने कहा यहां अंतर 1 का है, यहां पर अंतर यहां भी 1 का है, तो बात बन गई, बात बन गई। कैसे कहोगे? आपने कहा 2 की वैल्यू, यहां पर भी 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 3 के बराबर है। 2 की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 1.5 आ गई, तो वर्तमान वैल्यूज निकाल लीजिए। तो a कितना आ जाएगा? 1.5 से गुणा कर दोगे तो ये आएगा 6, इसमें 1.5 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आएगा? 4.5 के बराबर। तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ गई। प्रेजेंट एजेस इतनी है, तो 9 वर्ष बाद 9 और 6 15, 9 और 4 12,
सॉरी 9 और 4 13 और 13.5, तो ये आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, डबल कर दें, तो 15 से हो जाएगा 30, 13 दूनी 26 और 1 27, 3 से कट जाएगा 10 और 9 के बराबर, तो 10 और 9 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो से ही आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति 34 दिनों में 9 घंटे काम करके कार्य पूरा कर सकते हैं। आपको बताना है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। तो व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है, तो आप क्या मान लो, अगर पहले 100 थे तो 40% कम हो गई, तो अब कितने हो गए, 60 हो गए। पहले कितने दिनों में काम हो जाता था, 34 दिनों में कितने घंटे, 9 घंटे काम करके, तो ये टोटल वर्क था। तो अब क्या बोल रहा है, 51 दिन आपको दे रहा है, दिन तो बढ़ा ही दिया है ना, और क्या पूछ रहा है, कितने घंटे काम करना चाहिए। मैंने माना h आवर्स पर डे वर्क करना चाहिए, तो ये टाइम बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है और एक 2 इसमें है, तो 2 से 2 और 9 से 9 कट जाएगा। तो घंटे का समय कितना आ गया, 10 घंटे काम अब आपको करना चाहिए। पहले कितने 9 घंटे कर रहे थे, 1 घंटे आप बढ़ा लो। बात समझ में आ गई, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान है, कर सकते हैं सभी बच्चे। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको, ऊपर से स्टार्ट कर दें पहले, तो यहां पर प्लस का साइन आ गया, तो ये पार्ट आप एक बार में करोगे और ये पार्ट आप दूसरे बार में, और 7 प्लस में, तो 7 प्लस में लिख दो। अब इस ब्रैकेट में देखोगे तो ऑफ है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, तो 64 हो गया। 8 से डिवाइड करोगे तो 1/8, गुणा कर दोगे 8 से तो 1 बचा, प्लस देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी 4 चौको 16 है, और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 का गुणा 16 में करोगे तो ये आ जाएगा 16 के बराबर। ठीक है ना, पहले ऑफ यानी फर्स्ट प्रायोरिटी 16 हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाद में, पहले डिवीजन, तो 8 से 8 का डिवीजन 1 इंटू 16, तो ये हो गया। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट्स में देखोगे तो यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस है और यहां पर ये, तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट कर लो, 4 ऑफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी 8 हो गया, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 माइनस में आएगा। यहां पर देखोगे तो फर्स्ट डिवीजन है, डिवीजन 1 हो गया, तो ये बचेगा 4, तो ये 4 बचेगा, प्लस साइन यहां पर है। पहली प्रायोरिटी इसकी, तो 4 का गुणा 4 से करोगे 16, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 हो गया। बात समझ में आ गई। तो क्या करोगे, सॉल्व कर लो, 16 और 1 17, 17 और 7, 7 और 7 24 है ना, तो ये आपका वैल्यू बन जाएगा 24। नीचे में देखो क्या आएगा, 4 है प्लस का, 1/4 माइनस 1/2 करोगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। आप 4 एलसीएम ले लो, तो यहां पर 1 है, यहां पर कितना आएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व करोगे, 4 चौको 16 और 1 कम करोगे तो 15, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 24 गुणे में 4, तो 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 8 आएगा, 8 चौको 32/5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 64/10 के बराबर। तो 64/10 यानी कि 6.4, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका कैसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका डीआई का क्वेश्चन है, और ये वाला डीआई हम लोगों ने कर भी रखी है। तो देखो 2018 के पेपर्स में डीआई जो थी वो सफल्ड आई थी, अभी भी आई थिंक सफल्ड ही आ रही है। तो डीआई सफल्ड आने से आप जब भी डाटा लिख रहे हो ना, रफ पेपर में जहां पर भी यूज कर रहे हो, तो वहां पर डीआई का डाटा एक अलग साइड लिख लो, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर को उसको दोबारा से अटेम्प्ट करो या वो क्वेश्चन डीआई का दोबारा से आए तो आप उसी जगह पर जाओ, तो जल्दी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, ठीक है, और ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो सी में महिला कर्मचारियों की संख्या, ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। सी में पुरुष कितने हैं, 20, तो महिलाएं कितनी होंगी, 80%, 80% होंगे। अब सी में है कितने, अगेन डाटा मिसिंग दिख रहा है, तो डाटा लिख दें जल्दी से। 72 ई में है, 90 डी में है, और ए में है 126, और बी में है 18 के बराबर। सी में कितना है, 54 के बराबर। तो आप कर लोगे, सी में कितने हैं भाई, सी में है 18, तो 18 का 80% क्या है, महिलाएं हैं। ये सी के बारे में बात हो रही है, तो सी का पुरुष 20% है, तो महिलाएं 80% हो गई। क्या संख्या का अनुपात आपको बताना है ई में, तो ई में महिला कर्मचारियां कितनी है, 40 है। ई है कितना, 72, और इसका 40%। तो ये परसेंट से परसेंट
क्योंकि रेशियो लिख रहे हो कट जाएगा। 40 से 80 कटेगा, यहां पर आएगा 2, 18 36 हटाते 54, 18 चौको 72, तो ये आ जाएगा फाइनल रेशियो कितना, 1 और 2 के बराबर। तो 1 और 2 के बराबर होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इज 40% देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सी टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों ने वैसे ही अटेम्प्ट किया है। और बाकी अच्छा सी में 18 नहीं है तो बी में 18 है, सॉरी सी में क्या है, सी में 54 है। ओके ओके ओके, तो ये 54 है, तो 40 से काटोगे 2 आएगा और 54 है, तो 18 से काटोगे 18 36 हटाती है 54, 18 चौको 72, 2 से काट दोगे यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 3 और 2 के बराबर। ठीक है, तो 3 और 2 यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इजी था। सी यहां से अगेन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है किसी वृत्त का कॉर्ड ए बी, किसी वृत्त का कॉर्ड ए बी एक बिंदु P पर निर्मित होता है ना, किसी वृत्त का कॉर्ड ए बी किसी बिंदु P पर निर्मित होता है और C वृत्त पर एक बिंदु ऐसे है जैसे कि PC वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये आपका P बिंदु हो गया, ये आपका C बिंदु हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। ए बी एक कॉर्ड है जो कि P तक निर्मित होता है, तो ए बी एक कॉर्ड है जो कि P तक निर्मित होता है, तो ये कॉर्ड हो गई A से B। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पीसी वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, पीसी की लंबाई दी गई। अच्छा, पीसी की लंबाई 18 है और बीपी की लंबाई 15 है। ठीक है, तो आप पीए की लंबाई निकाल सकते हो, 18 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पीए इंटू पीबी के, तो पीबी कितना है 15 है, तो पीए कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इससे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है, तो वो निकल आएगा यहीं से। तो पीए की वैल्यू निकाल लोगे तो 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 6, बाकी 2 से गुणा और भाग कर लोगे तो 12 गुणे 18 बटे में 10 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 12 गुणे 18 कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 14 प्लस 4 या 15 प्लस 3, 15 माइनस 3, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 3 का स्क्वायर 9, तो 225 में से 216। ठीक है ना, तो 12 और 18 का गुणा वैसे भी 6 का क्यूब होता है, तो ये 216 बटे में 10 कर दोगे तो कितना आएगा 21.6, तो 21.6 में से 15 घटा दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.6 के बराबर, तो सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी करा हुआ है, x की पावर 4 से डिवाइड कर दोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड पे प्लस में चला जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करना रहता है, 2 जोड़ना रहता है, अब 2 यहां पर जोड़ दो, 2 यहां पर जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए 1444, और ये क्या बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1444 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बहुत जल्दी से आंसर नहीं आता है, तो थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान रखो। 30 का स्क्वायर 900 होता है ना, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये इसके बीच में है, तो आप थोड़ा सा गैस कर गए। 35 का स्क्वायर आपको लिखना आता है, 3 में गुणा करो अगले नंबर, यानी 3 में गुणा करो 4 से, तो कितना आ जाता है 12, और 5 का स्क्वायर लिख दो 25, तो ये 1225 से भी बड़ा है, मतलब ये नंबर 35 से लेकर के 40 के बीच में। अब देखो 4 कहां पर आता है, 6 का स्क्वायर में 36 आएगा, 7 के स्क्वायर में 49, 8 के स्क्वायर में 64, 9 के स्क्वायर में 81। आपने कहा एक ही नंबर है जो परफेक्ट इसको फिट करेगा, तो ये 38 आ गया, तो 38 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। अब हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो क्या करेंगे, 2 जो है घटा देंगे, दोनों तरफ 2 घटाओगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 36, अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 36, यानी कि आपका आंसर 6 के बराबर, तो 6 यानी कि डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको दिया गया है सम ऑफ कितना 5000 का डिवाइड किया गया है इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि आपका पहले हिस्से पर प्राप्त साधारण ब्याज 41/5 साल के लिए, पहले हिस्से पर 41/5 साल के लिए, और दर कितनी है 6 सही 2/3%, तो 6 सही 2/3% फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो 1/15, 6.66 से 1/15 हो जाएगी। दूसरे हिस्से पर प्राप्त साधारण ब्याज
कितना है पहले हिस्से पर प्राप्त साधारण ब्याज 41.5 से दूसरे हिस्से पर से दोगुना है। अच्छा, तो दूसरे हिस्से का निकाल लो। तो दूसरे हिस्से पर कितना ब्याज में मिल रहा है 23/4 साल के लिए। 23/4 साल के लिए दर कितनी है 4% यानी 1/25। तो इतने समय के लिए इससे दोगुना है, तो 2 से गुणा कर दोगे तो इसका दोगुना करो या 4 को 2 लिख दो। ठीक है, अब इनमें रेशियो देखो तो 5 और 5 से 3 बचेगा, यहाँ पे 25 हट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 23 में गुणा हो जाएगा 3 का और 41 में गुणा हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो 23 का गुणा 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 69 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर में रेशियो कितना आएगा 41 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 82। तो 69 और 82 ये वो अमाउंट्स का रेशियो आ गया। टोटल सम करोगे 8 और 6 14 140 150 151, तो 151 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों भागों में अंतर क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक बार देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा 23/4 नहीं है भाई, 2 सही 3/4 है। 2 सही 3/4 करोगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, है ना। तो ये 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये 11/4 है। तो 5 से 5 काटोगे 25 आ जाएगा, ये तक तो ठीक था, 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 33, और यहां पर और तो कुछ फर्दर कटेगा नहीं, है ना। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11/4 और गुणे में 1/25, बाकी सब चीजें ठीक है ना। तो अरे यहाँ 41 भी नहीं है, ओहो हो, फ्रैक्शंस हिंदी में गलत लिखे हैं, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये 4 सही 1/5 है, 5 को 20 और 1 21/5। ओके, तो ये आपका हिंदी में फ्रैक्शंस जो है वो बराबर में आ गए। तो ये अब आपका हो जाएगा 5 से 5 कटेगा 25 3 आएगा, और यहां पर कितना है 7 गुणे 3 है, तो 3 11 में जाएगा 33 हो जाएगा, 4 का गुणा यहां पर हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 और 20 100 110 और 117। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 4 and 1/5, 5 को 20 और 21/5 और 6 से 2/3% मतलब 1/15। और इसके आगे दूसरे वाले पे कितना है, दूसरे वाले पर आपका हो गया, दूसरे वाले पे वैल्यू कितनी है 2 सही 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11/4 और 1/25। अच्छा इसका 2 गुना भी है, तो 2 से गुणा कर दोगे, तो 2 से गुणा करोगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, तो 3 का गुणा 11 में करोगे 33 हो जाएगा, और बटे में 2 है, 21 का गुणा 2 में करोगे तो 42 आएगा। 40 से 70 और ये 75 हो गया। ठीक है, 75 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में है 5000 के बराबर। तो आपको अंतर पूछ रहा है, अंतर कितने का आएगा 7 और 2 9 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में रेज की गई। ठीक है, तो कितने से निकालोगे 25 से काट दूं तो ये 3 आ जाएगा, 25 से काटोगे 200, तो 3 की वैल्यू 200 के बराबर है, 9 की वैल्यू 3 से गुणा कर दोगे 600 के बराबर आ जाएगी। तो 600 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, डाटा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक की वजह से टाइम काफी इसमें एक्स्ट्रा लग गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका फ्रैक्शंस थे, है ना। चलो ठीक है, तो ये दोगुना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोगुने की वजह से क्वेश्चन खास बन गया। वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड, राइट पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ये वैल्यू दी गई 45√3 के बराबर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 4/√3/4, भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, हाइट कितनी दी गई है क्वेश्चन मार्क है 1/3 कर दोगे, √3 से √3 कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 चौको 36, 9 पना 45, 4 से 4 कट जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 5 3 15 के बराबर। तो पिरामिड की जो ऊंचाई आ जाएगी 15 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो सिलेंडरों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात x और y है, जो व्यासों का अनुपात है वही त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो ये हो गया। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, h1 और h2 हो जाएगा, h1 और h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी xb² अपॉन में ya² के बराबर, तो ये आपका वैल्यू बन जाएगा। इसकी वैल्यू h1 और h2 की पूछ रहा है, xb² अपॉन में ya², यानी कि C पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पॉलीगन है, पॉलीगन में क्या हो रहा है, आंतरिक कोण दिया गया, इंटरनल एंगल दिया गया, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग बताना है। तो इंटरनल एंगल दिया गया, एक्सटर्नल एंगल निकाल लोगे, 180 में से घटा दोगे 128 सही 4/7 को, 180 में से 128 घटाओगे तो कितना आएगा, 180 में से अगर 130 घटाते तो 50 आ जाता,
50 में 2 जोड़ते तो 28 आता, लेकिन 51 से ही 3/7 ये आपका एक्सटर्नल एंगल आएगा। ये किसके बराबर होता है? 360/n के। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 में 35, तो 357 + 3 360/7 के बराबर, और ये 360/n के बराबर है। तो यहां से आपको n की यानी कि भुजाओं की संख्या 7 आ गई। विकर्णों की संख्या क्या होती है? विकर्णों की संख्या होती है n(n-3/2). तो n(n-3/2) कर दोगे तो 7 में से 3 जाएगा 4, तो 7 × 4/2, तो 7 दूनी 14। तो ये आपका 14 विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या 7 है। योग पूछ रहा है, जोड़ दोगे कितना आंसर आ जाएगा? 21 के बराबर। 21 के बराबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है a³ + b³ और अपॉन में क्या दिया गया है? a² + b² - ab के बराबर। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? आप कहोगे कि सर यहां पर 225.3 है, यहां भी 25.3, सब जगह पॉइंट है, जबकि यहां पर तो क्या है? 253 है। तो मैं क्या करूं, अगर इसमें से एक 10 कॉमन ले लूं, 10 हटा दूं, 10 से भाग दूं, 10 से गुणा कर दूं, तो आप क्या कहोगे कि यहां पर जो भाग देंगे उससे 25.3, जो गुणा करोगे उसको बाहर लिख लो। तो ये क्या हो गया? 10 का क्यूब मैंने इससे एक बाहर ले लिया। तो अब ये पार्ट सेम बन गया। तो ऊपर लिखा हुआ है a³ + b³, नीचे लिखा हुआ है a² - ab + b²। आपने कहा सर ab चेक नहीं किया आपने। अरे बेटा चेक नहीं करना है, चेक करोगे तो बहुत समय लगेगा, तो आपको चेक नहीं करना है, आपको मान लेना है कि सही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b a² - ab + b²। तो a + b आपका आंसर आ जाएगा। a + b की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दोगे, 25 और 24 49 और 1 50, तो ये होगा 50, और 10³ आपने अलग रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये बराबर ही इसी के है, 50 और 10³ के, तो k का मान पूछ रहा है, 3 विल बी द राइट आंसर। चलो अगले सवाल पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC में जो D है ना, वो BC पर एक बिंदु है। ट्राइंगल ABC में जो D है वो BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि A, और बना लेते हैं पहले B और C। D एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC जो एंगल है वो BAC के बराबर। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये पॉइंट इस तरह से है कि ADC ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर है, ठीक है ना। तो BAC के बराबर है ADC। अगर CA दिया गया है 12 के बराबर, CA दिया गया है 12 के बराबर, CB दिया गया, टोटल आपको दिया गया है 8 के बराबर, है ना। तो ये अगर 8 के बराबर है तो CD का मान, ये वाला मान आपसे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। कैसे समझ में आया? देखो ये वाला एक साइड क्या है? कॉमन हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल? ADC में, ठीक है ना। A, D और C में ये वाला कौन सा है? C एंगल है। और इस ओरिजिनल ट्राइंगल में, है ना, इस ओरिजिनल ट्राइंगल में ये C एंगल तो कॉमन ही हो गया। आपने कहा सर C तो कॉमन हो गया, और क्या? और देखो इसमें जो एंगल A है ना, ये कितना है? थीटा है। तो आपको ADC भी बोला गया थीटा के बराबर। तो बचा हुआ तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा और इसके, 180 माइनस थीटा और इसके, तो आपने कहा ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो दोनों कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। अब देखो आपको फोकस कहां पर करना है? आपको DC की लेंथ पूछ रहा है ना, DC CD की लेंथ बतानी है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या मान लो? इसको मान लो m के बराबर, ठीक है। इसको m मान लियो। तो ये किसके बाहर सामने है? x के, तो x के सामने है m। तो यहां पर x के सामने क्या है? x के सामने है AC। और देखो अब इस ट्राइंगल में क्या क्या पता है हमें? AC पता है और BC पता है। BC पता है तो BC किसके सामने है? थीटा के सामने है। तो थीटा के सामने यहां पर भी क्या है? यहां पर भी AC है। तो इसको अब आपने पहले इसको लिखा था तो पहले इसको लिखोगे, तो ये आ जाएगा AC अपॉन में, और यहां थीटा के सामने क्या है? BC, तो यहां पर आ जाएगा BC के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी AC का स्क्वायर। तो AC कितना है? 12 गुणे 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय BC। BC की वैल्यू कितनी है? 8। 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 6, 6 का गुणा 3 में कर दोगे 18 के बराबर। तो A पार्ट 18 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक टंकी है जिसे भर रहे हैं कौन कौन? 3 लोग भर रहे हैं, पाइप A, B और C। तो A भरता है कितने समय में? 30 घंटे में। B भरता है कितने समय में? 40 घंटे में। C भरता है कितने समय में? 60 घंटे में। बोल क्या रहा है? पाइप ABC उसे क्रमशः 7, 8 और 10 बजे खोला जाता है।
भरने वाले हैं, कब भरेगी? तो पहले टोटल वर्क मान लो 120 मान लें, तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है काम? 7 बजे से। तो 8 बजे तक कौन करेगा? अकेला ए 4 काम करेगा। 8 से 10 बजे तक कोई और नहीं आया तो कौन काम करेगा? बी और ए। तो टोटल 7 है, 2 घंटे में 8 से 10 में 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14। तो टोटल काम कितना हो गया? 18 काम हो गया है। तो बचा कितना है? 102 काम बचा है। 102 कौन करेंगे? तीनों मिलकर के, 4 3 7 2 9। तो 9 से डिवाइड करोगे 102 को तो कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9 और बन जाएगा 12, 11 बार जाएगा 99, 3/9 या 1/3, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? घंटे में देखोगे तो ये आपका सब कुछ घंटे में ही चल रहा है, तो 11 घंटे लगेंगे और 1/3 का मतलब 20 मिनट, ठीक है ना। तो ये कहां से 11 घंटे 20 मिनट? 10 बजने के बाद से। तो अगर 12 बजते तो रात के 10 बज जाते, लेकिन 40 मिनट पहले ही यानी कि 9:20 पर ये टंकी पूरी फुल हो जाएगी, है ना, और पानी बहने लग जाएगा 9:20 के बाद। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान सा दिख रहा है। त्रिज्या 20% कम हो जाती है, ऊंचाई 40% बढ़ जाती है। आयतन बताइए। 20% कम होना मतलब 5 से 4, तो 2 बार जाएगा 5 से 4, और ऊंचाई 40% बढ़ जाती है मानी कि 5 से 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब 125, 4 का स्क्वायर 16 सत्ते 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो ये 112 हो गया। तो थोड़ी सी कमी आ गई, है ना, कमी आ गई। कितने की कमी आ गई है? 13 की कमी आ गई लगभग। तो 13 बटे में 125 गुणा कर दोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार, 13 25 65, 13 26 43, 13 चौको 52। तो 52 बटे में 5 है, तो 52 बटे में 5 यानी कि 10.4। तो 10.4 का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10.4 के बराबर। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल तो आपका डीआई का है, पूरा का पूरा डीआई है, दिख भी रहा होगा आपको प्रॉपरली, है ना। यहाँ पे डाटा थोड़ा साफ है, इस डीआई का डाटा आपको थोड़ा सा साफ है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 2014 से 2017 में टाइप ए की, कौन सा है? ए ब्लू है, ठीक है, कि कारों का कुल निर्यात 2015 से 2018 में टाइप बी के निर्यात कारों की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है? 2014 से 17। तो 14 से 17 तक ये देखोगे आप, है ना, तो ये कितना है टोटल? आपको इसका निकालना पड़ेगा। 200, 150, 350 हो गया, और यहां पर कितना है? 275 और 175, 200 और 100 300, और ये 450। तो 450 और 350 कितना हो जाएगा? 800। तो ये 800 है टाइप ए की कारों का निर्यात। और टाइप बी के क्या बोल रहे हैं? 2015 से 18 में टाइप बी, तो 2015 से 18 में मतलब यहां पर चलना है 200, 250, 450, और यहां पर 275 और 300, 3 2 5 और 600, तो 6 और 4 तो 1050, ठीक है। तो ये आपका 1050 है, ये 800 है। तो कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना है? 250 कम है, तो 250 कम है। आपको बताना है 1050 के कंपैरिजन में 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 21 आ जाएगा। और ये 5/21 की वैल्यू आपको बतानी है। 1/21 कितना होता है? 21 लगभग में 5% के बराबर होता है ना, लगभग में 5% के बराबर, बल्कि 5 से थोड़ा सा कम होता है। तो 5/21 कितना होगा? 25 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 23.8 के बराबर। बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है ना। बाकी आप जोड़ एक बार जरूर चेक कर लेना, जोड़ने में गड़बड़ी ना हो। तो 75 और 75 150 हो जाता है, 200 और 300 450, 450 और ये 500, 600, 600 और 200 800। यहां पर आप जोड़ लोगे 250, 450 हो गया, और ये कितना है? 3 2 5 और 1 600, तो 600 और 450 कितना हो जाएगा? 1050 के बराबर। तो ये डाटा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिश्र धातु ए और बी में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना है? 3 और 4 है। ए और बी में, है ना। पहले ए में बताया जा रहा है तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी कि जिंक, क्या रेशियो है? 3 और 4 का। और बी में कितना है? तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक, ये है 5 और 9 का। ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है, 2:3 में मिलाया जाता है ना, तो ये टोटल सम कितना है? 7 है। ये टोटल सम कितना है? 9 और 5 14 है। तो ये 1 और 2 है, 2 और 3 तो है नहीं। तो 2 और 3 कैसे बनाते हैं? पहले इसको बराबर कर दो, तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया? ये तो पहले से ही 14 है।
अब ये 2 और 3 बनाने के लिए इसमें गुणा कर दो 2 से और इसमें गुणा कर दो 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 3 42 और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है ना। तो अब रेशियो मेंटेन हो गया, ठीक है। तो रेशियो मेंटेन हुआ तो आपने इसमें कितने से गुणा किया 4 से, 7 था 4 से गुणा करोगे तो कॉपर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 चौको 28। यहां पर पहले से 14 था, आपने 42 बनाया, 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा करोगे कॉपर कितना हो जाएगा 5 3 15 और जिंक कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो आपसे क्या पूछ रहा है सी में जस्ता और तांबा, जस्ता यानी कि जिंक, तो 28 और 27 20 20 40 50 55, तो ये हो जाएगा 55 और कॉपर कितना हो जाएगा 21 और 15 तो 20 10 30 और ये 36। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो, कुछ कॉमन तो कट नहीं रहा है ना। तो 55 और 36 5 और 11 ऐसे ही कुछ हो रहा है, देख लो एक बार फिर से। 3 और 4 5 और 9 है, टोटल हो गया 7, यहां पर हो गया 14। आपने क्या किया इसको 14 दूनी 28 तो 7 में गुणा किया 4 से गुणा हो रहा है ना, तो यहां पर कितने से गुणा कर दिया 7 से गुणा कर दिया क्या 4 से गुणा होगा, भी सब गड़बड़ हो जा रहा है आज। तो 4 से गुणा किया 4 चौको 16 तो ये हो गया 12 और ये 16, तो यहां पर हो जाएगा, अब टोटल करोगे तो अब टोटल आएगा है ना। तो ये 27 और 16 कितना हो जाएगा 20 10 30 40 और 43 और यहां पर कितना आ जाएगा 15 और 12 27, तो 27 और 43 के बराबर, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं माफी मांगूंगा बिल्कुल, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया, सब नंबर्स गलत सलत दिख रहे हैं ठीक है। x माइनस 7y की वैल्यू 42 है, माइनस 42 का ग्राफ अल्फा बीटा पर y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो y एक्सिस पे क्या होता है, ये y एक्सिस है, तो x क्या होता है 0 और x 0 होगा तो ये सत्संग 42 तो 6 पर प्रतिच्छेदित करता है, तो ये अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। और 6x प्लस y का ग्राफ q पर x एक्सिस को, तो x एक्सिस पे क्या होता है देखो, y एक्सिस पे x0 और x एक्सिस पे y0 होता है। तो जैसे ही y0 करोगे तो गामा और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y0 कर दो तो x का मान 15/6 यानी कि 5/2, तो ये 5/2 कॉमा y0 है, तो ये आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। जिसको नहीं आता ना वो देख करके इतना डर जाएगा कि पता ही नहीं क्या पूछ लिया, फिजिक्स का क्वेश्चन है। बाकी जोड़ोगे तो आसान है, 6 और 2.5 तो कितना हो जाएगा 8.5, 8.5 को कितना लिख सकते हो 17/2, तो 17/2 ये इसका राइट आंसर हो गया। चलो आ जाते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है और क्या इसका आंसर होना चाहिए, आपसे बोल रहा है ए और बी। ए जो है वो बी से 28% अधिक है ना, जो ए है वो बी से 28% अधिक है। और आगे क्या बोल रहा है, जो सी है वो ए और बी के योग से। देखो बी से 28% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 128 है, तो इनका योग कितना हो गया 228, और 228 से 25%, योग से 25% कम यानी कि 4 होता तो मैं 3 लिख देता, तो 4 की वैल्यू कितनी है 2 2 8, तो 5 बार जाएगा, 5 चौको 20 और 7 चौको 28 है ना। तो 57 है, तो 57 में 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 171, तो ये आ जाएगा सी। तो क्या पूछा है, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है भाई, तो 130 होता तो यहां पे 41 हो जाता, 41 और 2 43, तो 43 अधिक है, 43/128। लास्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चंस तो उतना कैलकुलेटिव नहीं थे। तो 43 है अपॉन में 128 है। अगर मैं 43 की वैल्यू लिखूं 3 बार गुणा करता, तो 3 बार गुणा करता तो कितना आ जाता, ये आ जाता 129, तो ये 129 आ जाता, तो वैल्यू फाइनल आंसर कितना होता 33.33। लेकिन मैं 1/3 ना लिख करके 3 की जगह पर क्या 2 लिख दूं, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 33.33 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो होगी ये इसका राइट आंसर होगी। कैसे मैंने लिखा, देखो 1/3 अगर लिखा होता तो आपका आंसर कितना आता 33.33, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू छोटी कर दूं तो 1/2, तो आंसर कितना होगा बढ़ जाएगा ना, तो 43/129 होता तो आंसर इतना होता। यहां पर छोटी वैल्यू है, 129 से थोड़ा सा छोटा है, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो तो ये आज का सेट कंप्लीट हुआ, 11 सितंबर का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, कल रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, तो 12 सितंबर के पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।